हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एकेडमी सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी इतिहास क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये हमारा आज का पार्ट 1 है और क्लास 8 में हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री करना है। इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ए और बी दोनों। इसका सी आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी ये हमारा सही है। कथन सी ये हमारा गलत है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, यहाँ पे होगा वारेन हेस्टिंग्स। ये 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल बना था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा है। तीन कालखंडों में बांटा है। किस किस में? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीन कालखंडों में बांटा है। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक कितने खंडों में बांटा था? अभी हम लोग कर चुके हैं। ये 3 भागों में बांटा था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए। पहले पुर्तगाली हैं, उनके बाद डच, फिर उनके बाद अंग्रेज और फिर लास्ट में फ्रांसीसी। पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को द गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजी यात्री था। इसने 1498 में पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने तक समुद्री मार्ग खोजा था। 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया। इससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। इस कालखंड में यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की तो जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकता गांव की जमींदारी खरीदी थी और जो बाद में कलकत्ता बना।
कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? इसका सी आंसर है ऑप्शन बी। नवाबों में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान आए, उसके बाद अलीवर्दी खान और इनकी मृत्यु के बाद 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की थी। ये हमारा सही है। नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया। ये हमारा गलत है। उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया था, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यह बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। ये भी सही है। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी ये हमारा उपर्युक्त सभी सब सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। यह उपर्युक्त सभी। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में कंपनी और मीर कासिम के मध्य हुआ था। कंपनी और मीर कासिम के मध्य हुआ था, इसलिए कथन हमारा ए जो है वो गलत है। सेकंड है कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया था, इसलिए कथन 2 भी गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, न कि बंगाल का नवाब। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों हमारा सही है। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनके इलाके को छीन लिया जाता था। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ये सही है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। ये भी सही है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। ये गलत है। डचों की नहीं, ये फ्रांसीसियों की सहायता ली थी।
फ्रांसीसियों की सहायता ली थी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए, ये बिल्कुल सही है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, ये भी सही है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा ये बिल्कुल सही है। मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? तो 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ। सेकंड 1780 से 1784 के मध्य हुए। तीसरा है 1790 से 1792 के मध्य हुआ, और चौथा 1799 में हुआ था। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सी आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हमारा कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, यह बिल्कुल सही है। कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा जो है ए और बी दोनों ये कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सी आंसर है ऑप्शन ए, ये जो हमारा सही है। कथन बी, इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया, ये गलत है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा का विलय किया गया। इसके बाद सबलपुर और वर्तमान के छत्तीसगढ़ का उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी का विलय हुआ। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की, ये भी सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ये हमारा सही है। अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी, ये सही है। वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, ये भी सही है। भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा जो है उपर्युक्त सभी ये सही है। निम्नलिखित में से कौन कित्तूर वर्तमान जो कर्नाटक में है अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायना। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। यह ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी हमारा सही है। ऑप्शन ए ये गलत है, क्योंकि ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि के
समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1767 से 1769 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अगस्त 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान किसने नियुक्त किया था? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एकेडमी सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।